नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आज हम पाठ्य पुस्तक की ओर आगे बढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो हमारा रिवीजन बाकी है, जो भी चीजें आपको नोटबुक में लिखवाई थी उसका रिवीजन हम कर चुके हैं। तो आज हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा हमारा रिवीजन आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अनुक्रमणिका में देखिए, अनुक्रमणिका में सारी इकाइयाँ दी है। इसमें हमने जो 3 इकाई ली है, पहली चित्र के संग संग चित्रपाठ, उसका साहित्य स्वरूप भी चित्रपाठ है, बराबर। दूसरा है तब याद तुम्हारी आती है, प्रकार है कविता और इसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। कुत्ते की वफादारी और इसका जो प्रकार है वह है कहानी और इसके जो लेखक है लल्लू भाई रबारी। तो इन तीनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। चित्र के संग संग चित्रपाठ जिसके कोई लेखक नहीं है, तब याद तुम्हारी आती है कविता जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी, और तीसरा कुत्ते की वफादारी जिसका प्रकार है कहानी और जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। अब हम इकाई की ओर जाते हैं। इकाई में जो पहली इकाई है, चित्र को देखकर सारी बातें बतानी, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारे प्रश्न के उत्तर हमने लिखे हैं और टीचर ने आपके सामने पढ़े भी हैं, इसलिए इस प्रश्न के तहत जो भी सारी बातें आती है उन सारी बातों को ध्यान से पढ़ेगा कि उसमें से भी टीचर एमसीक्यू निकाल सकते हैं, विकल्प पूछ सकते हैं, बराबर। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न मैंने आपको लिखवाए हैं। ये जो चीज़ है ये भी आपको होमवर्क में दी है। स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये प्रश्न भी आपको लिखवाए गए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है। ऊपर के जो दिए गए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है। भले ही विकल्प का विभाग हो या फिर पार्ट बी का विभाग हो, आपको तो मेमोराइज करना ही है, क्योंकि विकल्प है तो भी आपको चुनकर लिखना है और पार्ट बी में अगर प्रश्नोत्तर लिखने हैं तो भी आपको ये प्रश्न लिखने ही है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सुलेखन जो है वह खाली आपकी टेक्स्ट बुक में इकाई के तहत हमारी प्रवृत्ति है, ये भी हमारी प्रवृत्ति है, इसलिए ये चीज़ नहीं आएगी। दूसरी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी इकाई में तब याद तुम्हारी आती है जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी, प्रकार है कविता, बराबर। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसे भी सही तरीके से पढ़िएगा। फिर काव्य में कहीं कहीं बीच बीच में काव्य भी आपने जब पढ़ा होगा तब इसे पूरी तरीके से आपने मुखपाठ किया होगा, तो बीच बीच में जो लाइनें आती है उसको भी टीचर ने अपनी तरीके से पूछा होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो जब बहुत सुबह खाली जगह उठकर, बराबर, इस तरीके से भी रिक्त स्थान पूछ सकती हूँ। खुशबू की खाली जगह जब घर से, तो उसमें जावाएगा लहरें, ऐसे भी मैं प्रश्न एमसीक्यू में पूछ सकती हूँ। हे जग के सृजनहार प्रभु, तो इस तरीके तब याद तुम्हारी आती है, तो इसमें भी मैं पूछ सकती हूँ अपनी तरीके से कहीं भी रिक्त स्थान रखकर या फिर विकल्प बनाकर। ये जो है सेक्शन कविता का, इसमें भी टीचर वैसी चीज कर सकते हैं और इसमें भी, इस कविता में भी जहाँ जहाँ चीजें आई, जैसे कि जब खाली जगह हवा कहीं से, तो ऐसे भी आ सकता है। तो टीचर ठंडी ठंडी इस वाक्य को लेकर भी विकल्प बना सकते हैं, बराबर। शब्दार्थ में भी यहाँ जो शब्दार्थ है उसे भी टीचर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इस तरह से आपकी प्रिपरेशन कीजिएगा। फिर यह अभ्यास जो आपको घर दिया था, इसलिए ये चीज भी आपके लिए खुद के लिए पढ़ने के लिए, आपकी खुद की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। वचन परिवर्तन कीजिए। चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया उड़ रही है, कली नहीं खिली है तो कलियां नहीं खिली है, बूंद गिरती है तो बूंदे गिरती है, दरवाजा खुला है दरवाजे खुले हैं, लड़की खेल रही है तो लड़कियां खेल रही है। तो ये जो वचन परिवर्तन है ये भी टीचर एमसीक्यू में अपनी तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे पूछना हो तो बूंद शब्द का वचन परिवर्तन क्या होगा, या फिर बूंद शब्द का वचन परिवर्तन बताइए। तो उसके लिए मैंने ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे, बराबर। 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। बूंद आएगा, बूंदे आएगा, बूंद के ऊपर 2 मात्राएं आएगी, या फिर इस तरीके से बूंद आएगा। तो जो सही विकल्प होगा वो आपको चुनना होगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपकी किताब की प्रवृत्ति है, ये भी प्रवृत्ति है। ये भी शब्द क्या आपने लिखे होंगे। कुक यानी कोयल की बोली, इरादा यानी संकल्प, तरुवर यानी पेड़, मुग्ध यानी मोहित और गुजारिश यानी निवेदन। ये प्रश्न के उत्तर भी हमने पढ़े नोटबुक में। ये भावार्थ आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये तो खाली आपकी समझ के लिए है, बराबर। आगे जाते हैं हम। ये जो चीज है समानार्थी शब्द में सुबह, बराबर, सुबह यानी प्रातःकाल, खुशी यानी आनंद, खुशबू यानी सुगंध, बहुत यानी ज्यादा, मुस्काना यानी हंसना। ये सारी चीजें इस बॉक्स में है और आपने की होगी, तो समानार्थी शब्दों को भी पढ़िएगा। ये भी आपको विकल्प में पूछे जा सकते हैं। यहाँ जो है शब्दकोश के क्रम के आधार पर शब्दों को लिखिए, तो ये भी चीज आपको शब्द के अनुसार आपको लिखवाई होगी टीचर ने, तो वो भी आपको लिखनी है, बराबर। यहाँ उठकर पहला शब्द है तो उसके बाद दूसरा शब्द कौन सा आएगा वो ढूंढकर आपको टीचर ने एक्टिविटी में करवाया ही होगा, बराबर। तो वो चीज भी आप अपनी तरीके से पढ़िएगा, सही तरीके से। आगे बढ़ते हैं। कुत्ते की वफादारी, बराबर, जिसका प्रकार है कहानी और जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी।
तो इसमें इस कहानी में जो भी पात्र है बराबर लाखा बंजारा, वो क्या करता है, क्या बेचता है, कौन कौन सी चीजें बेचता है, कौन से वाहन, कौन सा प्राणी है, कौन सा पशु है उसके पास जिसके द्वारा वो अपने माल सामान की हेराफेरी करता है, वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर किस प्रकार कहानी में कहाँ मोड़ आता है, कुत्ते का कौन सा गुण दिखाई देता है, फिर अलग अलग शब्दों के अर्थ इस इकाई में दिए गए हैं तो उस अर्थों का क्या मतलब है वो भी आपको पढ़ना है। साथ ही इस इकाई में जो है मुहावरे का उपयोग किया गया है, 9 2 11 होना, तो मुहावरे को भी आपको पढ़ना है। पूरी इकाई को सही तरीके से पढ़िएगा, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ और शब्द के अर्थ लगे उन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिएगा। प्रस्तुत इकाई है जो मैं आपके सामने पूरी तरीके से रख रही हूँ, इसलिए अगर मैं स्पेशल आपको एक पीरियड में ये बातें बता रही हूँ तो आप सही तरीके से इकाई को पढ़िएगा, तभी आप सारे एमसीक्यू को अटेंड कर पाओगे और सही तरीके से लिख पाओगे। देखिए यहाँ एक कहावत का उपयोग भी किया गया है, अब पछताई होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इस तरीके से कहावत का भी उपयोग किया जाए, कहावत का उपयोग करके भी टीचर ने विकल्प बनाया होगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर तालाब के किनारे पर खड़ी है। तो इस तरीके से समाधि के बारे में भी मैं पूछ सकती हूँ कि कहाँ आई है, कौन से तालाब के किनारे आई है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थी है, शब्दार्थी है, उस शब्दार्थ को भी मैं अपनी तरीके से एमसीक्यू में या फिर ब्लैंक्स के रूप में या फिर अलग तरीके से भी पूछ सकती हूँ, तो आप ये भी प्रिपेयर कीजिएगा। जो मुहावरे हमारे सामने दिए हैं इन मुहावरे को भी आप सही तरीके से अर्थ के साथ पढ़िएगा, तभी आपको सारे विकल्प आएंगे। यह जो हमने आगे कहावत पढ़ी, बराबर, ये जो है ये तो किताब के तहत ही है, वाक्य किताब में से ही ढूंढने हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमने लिखे, शब्दकोश को भी हमने जाना, बराबर। आगे बढ़ते हैं। ये चौथा प्रश्न ये भी आपके लिए प्रवृत्ति के तौर पर था। जाएंगे 5वें प्रश्न में, तो राजा शब्द का सही उत्तर आएगा रानी, ग्वाला शब्द का सही उत्तर आएगा ग्वालिन, अभिनेता शब्द का सही उत्तर आएगा अभिनेत्री, रानी शब्द का सही उत्तर आएगा राजा, शेरनी शब्द का उत्तर आएगा शेर, सुनार शब्द का उत्तर आएगा सुनारिन, ऊंट शब्द का उत्तर आएगा ऊंटनी, लुटेरा शब्द का उत्तर आएगा लुटेरिन, बंजारा शब्द का उत्तर आएगा बंजारिन और सेठ शब्द का उत्तर आएगा सेठान, बराबर। ये कहानी है, ये भी हमने की है स्वाध्याय में। ये प्रश्न के जो उत्तर है ये भी हमने लिखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पतलिंग परिवर्तन ये भी हमने नोटबुक में देखा है, बराबर। रिविजन करते समय घोड़ा का घोड़ी, सेठ का सेठानी, बंजारे का बंजारी, ऊंट का ऊंटनी और मैदान में लड़का मतलब लड़की। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारिन को बहुत दुख हुआ, ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है और मैदान में लड़की खेल रही है। शिष्य का आएगा शिष्य का आएगा शिष्या, नागिन का आएगा नाग, शिक्षक का आएगा शिक्षिका, घोड़ा का आएगा घोड़ी और गाय का आएगा बैल। बिल्कुल सही। संज्ञा बहुत सारी यहाँ संज्ञा दी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आपने आगे पढ़ी है, बराबर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के यहाँ उदाहरण है। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक यानी जातिवाचक। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो देश यानी जातिवाचक। गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो नदी यानी जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें डेफिनेशन के साथ सारी बातें दी है। आशा विमान चलाती है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, नीमकारी पेड़ है। तो ये जो सारे शब्द दिए हैं इस शब्दों के ऊपर पता चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा। फिर से एक बार सुनिए, किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित यानी उसके नाम से सूचित की जाती है, बराबर। या आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम। तो इस तरीके से मैं पूछा, इस तरीके से भी मैं पूछ सकती हूँ कि आशा विमान चलाती है, बराबर। और नीचे मैं ऑप्शन देती हूँ कि संज्ञा आशा विमान चलाती है और नीचे लिखती व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, दोनों या फिर एक भी नहीं। अब अपनी तरीके से सही जो उत्तर है उसे पहचानिएगा कि क्या आएगा आशा में, बराबर। इस तरीके से अंडरलाइन किया होगा शब्द के नीचे, इसलिए शब्द को ध्यान से देखिएगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं हम। पूरा क्वेश्चन ये दिया गया है जिसमें भी अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ कौन कौन सी है। यहाँ आएगा मोहन, फिर आएगा गुजरात, फिर आएगा तापी, बराबर। फिर आएगा वीर सावरकर, फिर आएगा गिरनार, बराबर। ये जो है ये सारे क्या हुए, जातिवाचक संज्ञा हुई, बराबर। देखिए जातिवाचक संज्ञा के नीचे उदाहरण दिए, हमारे देश के सैनिक बहादुर है, हमारी गाय का नाम गौरी है, नदी को लोग माता कहते हैं, कुत्ता वफादार प्राणी है, बराबर। तो इस तरीके से भी मैं जातिवाचक संज्ञा भी पूछ सकती हूँ अपनी तरीके से। यहाँ भी दिया गया है अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ क्या ढूंढना है, हमें जातिवाचक संज्ञा ढूंढनी है। तो पहले यहाँ मिलेगा हमें छात्र, फिर हमें मिलेगा लड़का, फिर हमें मिलेगा पर्वत, फिर हमें मिलेगा गाय, उसके बाद नदी और उसके बाद आएगा पेड़, बराबर। ये जातिवाचक संज्ञा हमें मिल गई।
उसके बाद यहाँ भी दिए गए हैं, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक उचित स्थान पर रखें। बराबर, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी आएगी? भारत, फिर क्या आएगा? हिमालय, फिर वीर सावरकर, उसके बाद नर्मदा, बराबर, उसके बाद नीम का पेड़। तो बचा क्या? नदी, सैनिक और पर्वत। बराबर, ये 3 चीजें किसमें आएगी? जातिवाचक में। ख्याल आ गया बच्चों आपको? तो ये सारी चीजें आपको सही तरीके से पढ़नी है और समझनी है, क्योंकि कहीं से भी मैं ट्विस्ट करके आपको विकल्प पूछ सकती हूँ, इसलिए आपकी प्रिपरेशन उस तरीके से रखिएगा। आज का हमारा दास यहीं तक, अगले दास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।